शॉर्ट नोट्स आपको पूरा बेहतर मिलेगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले हमको जो पढ़ना है वह है आपका कॉन्सेंट्रेशन टर्म। कॉन्सेंट्रेशन टर्म में जो जो हमें पढ़ना होता है सारा चीज यहाँ पे कवर है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मास परसेंटेज के बारे में। क्या पढ़ते हैं? मास परसेंटेज के बारे में। मास परसेंटेज जो होता है इसको हम कैसे सिंबल मतलब कैसे डिनोट करते हैं, वह होता है परसेंटेज W/W। अब देखो क्वेश्चंस कैसे आएंगे हमारे। सॉल्यूशन का आपको आइडिया होगा ना, सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन में दो चीजें पाई जाती हैं, एक तो होता है आपका सॉल्यूट, दूसरा होता है आपका क्या? सॉल्वेंट। ठीक, तो यहाँ पे मैं ए और बी मान ले रहा हूँ ना, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मैं क्या मान ले रहा हूँ? ए और। तो अब देखो अगर हमें ए का मास फाइंड करना हो किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी कंपाउंड में, अगर हमें मास पता करना हो ए का, तो क्या करो, उस ए के वेट को डिवाइड कर दो टोटल वेट, मल्टीप्लाई कर दो 100, तो आपको मास मिल जाएगा, मास परसेंट मिल जाएगा आपको ए का। सेम वैसे ही अगर आपको बी का चाहिए तो भाई बी का भी वैसे निकाल सकते हो। कैसे? अगर आपको चाहिए क्या? मास परसेंटेज किसका? अगर बी का, तो क्या कर दो आप? वेट आप बी ऊपर रख दो, अपन में क्या कर दो? वेट टोटल कर दो। ठीक, 100 का मल्टीप्लाई कर दो ताकि किसमें चेंज है? परसेंटेज में चेंज है। तो बिल्कुल सिंपल सा टर्म होता है किसका? मास परसेंटेज का फार्मूला अगर आपको पता करना है तो क्या करो, जिसका मास निकालना है उसका मास ऊपर, अपॉन में टोटल मास। दूसरा देखो जो पढ़ना है वह होता है आपका वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक, सेम वैसे ही इसका भी होता है, जिसका अगर मान लो हमें अगर वॉल्यूम बी का निकालना है तो क्या करो, बी का वॉल्यूम को ऊपर करो, अपॉन में कर लो टोटल वॉल्यूम इंटू 100। अगर हम यहाँ पे एक क्वेश्चन समझे, अगर आपको दिया है 20% V/V, किसका? ए का, 20% V/V ए का, तो कैसे आप सोल्व करोगे? मतलब क्या समझा आपने इस क्वेश्चन से? तो आपने समझा कि भाई देखो 20% V/V को वह इनडायरेक्टली यह कहना चाह रहे हैं कि 20 ml ऑफ ए प्रेजेंट है इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। मतलब कि जो ए है हमारा, ठीक है ना, वह 100 ml सॉल्यूशन में, ठीक है ना, 100 ml सॉल्यूशन में, हिंदी में लिखता हूँ, 20 ml मौजूद है। इसका मतलब इनडायरेक्टली वो क्वेश्चन में यह कहना चाह रहे हैं। अब देखो सॉल्यूशन कितना था? 100 ml। 100 ml में हमने 20 ml बता दिया ए है, तो अब देखो अगर मैं 100 में से माइनस करूं 20 को तो बच रहा है यहाँ पे 80। तो 80 क्या हो गया? 80 आपका हो गया आपका सॉल्वेंट। आई होप कि मैं यह बात आपको दिल तक पहुंच गई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर मैं बोल रहा हूँ कि ए अगर सॉल्यूट रहा होगा, ए अगर सॉल्यूट रहा होगा तो ठीक है भैया, कितने में है? 100 ml में। तो सॉल्यूशन तो हमको दे दिए, सॉल्यूशन दे दिए 100 ml और ए दे दिए हमको 20 ml। तो सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट करूं, अगर मैं क्या करूं, सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट करूं तो हमें क्या मिलेगा? सॉल्वेंट ही तो मिलेगा। तो हमें पता ऐसा क्यों होता है? यह जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो ना, परसेंटेज मास बाई मास, परसेंटेज W/W, परसेंटेज V/V, जो भी आप पढ़ रहे हैं ना, यहाँ से इनडायरेक्टली आपसे वह किसी बड़े से क्वेश्चन में छोटा सा डाटा देकर आपसे पूछना चाह रहे हैं। कभी आपको डायरेक्ट सॉल्वेंट नहीं देंगे, परसेंटेज मास बाई मास दे देंगे। तो हमें समझना पड़ेगा कि भाई हमें यहाँ से समझ के सॉल्वेंट का मास पता करना है, तो आप कर लोगे इजिली। अब देखो थर्ड नंबर पे परसेंटेज क्या बताना है आपको? W/V। कैसे करोगे? सेम वही है। अगर मान लो लिखा है कभी क्वेश्चन में तो 20% ऑफ ए W/V, इसका मतलब हो गया कि भैया 20 ग्राम ऑफ ए प्रेजेंट है 100 ml ऑफ सोल्यूशन। यहाँ पे देखो याद रखने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे देखो ना, इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे देखो कि भाई बात कर रहे हैं ऊपर, यहाँ पे देखो ग्राम है, जबकि नीचे क्या है? यहाँ पे नीचे यहाँ पे क्या है? सॉल्यूशन। समझे क्या मैंने यहाँ पे क्या बोला? यहाँ पे देखो परसेंटेज W/V आ रहा है, मतलब ऊपर आ रहा है आपका वेट, ऊपर क्या आ रहा है आपका वेट, नीचे क्या आ रहा है आपका वॉल्यूम। ठीक है ना? तो यहाँ से क्या समझना है कि ऊपर का जो आपकी यूनिट होगी kg/लीटर, तो मास बाय वॉल्यूम की यूनिट कितनी होगी? kg/लीटर। बात करते हैं भाई सीजीएस में कि एसआई में, तो वहां पे हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वॉल्यूम बाई मास। वॉल्यूम बाई मास कैसे कर लोगे? ऊपर वॉल्यूम होगा, नीचे होगा आपका मास। कभी आपको बोले आपके सामने कि 20% V/W, वॉल्यूम बाई मास है ना, तो V/W क्या बोला? 20% V/W। तो क्या समझा आपने इससे? इससे आपने समझा कि 20 ml ऑफ ए, क्या 20 ml ऑफ ए प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। बहुत इजी वे मैंने आपको समझा दिया। अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े हैं, थोड़ा सा ही बेसिक जानते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे होने वाली है। ठीक है ना भाई? देखो क्वेश्चन नंबर, अब यह देखो नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, स्ट्रेंथ के बारे में जानेंगे। स्ट्रेंथ का इजी सा फार्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट। किसमें होता है वेट? ग्राम में, अपॉन में सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम किसमें लोगे? यहाँ पे लीटर में लिए हैं क्वेश्चन में, लीटर में के अलावा ml में दे सकता है, तो आप उतना चेंज कर लोगे। यूनिट की बात करें किसकी? यूनिट की बात करेंगे हम स्ट्रेंथ की। तो क्या होती है स्ट्रेंथ की यूनिट? ग्राम पर लीटर, या तो इसको ऐसे भी देखने को मिलेगा, ग्राम लीटर इनवर्स। सिक्स्थ पॉइंट आपको पता करना है मोलरिटी को। क्या? मोलरिटी। देखो मोलरिटी का जो सिंपल आपका जो फॉर्मूला होता है, मैं मान के चलता हूं कि आपको याद होगा, नहीं याद होगा तभी आपको याद हो जाएगा। कैसे? देखो एक टर्म होती है मोलरिटी, ध्यान से समझना। मोलरिटी यहाँ पे देखो आर आ रहा है, एक होती है मोलैलिटी। क्या होती है? मोलैलिटी। तो जो मोलैलिटी होती है ना, इसमें भी क्या होता है?
नंबर ऑफ मोल क्या होता है, नंबर ऑफ मोल, लेकिन वह मोल किसमें प्रेजेंट है, नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, मतलब कि लीटर ऑफ मतलब सोल्यूशन, तो वहाँ पे नंबर ऑफ मोल पर वॉल्यूम आएगा, किसमें, जहाँ पे मोलैरिटी की बात की जाएगी। अगर मोलैरिटी की बात करें तो वहाँ पे देखो नंबर ऑफ मोल तो यहाँ पर भी ऊपर आएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम आएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि जैसे मोलैरिटी में ऊपर यहाँ नीचे यहाँ पे वॉल्यूम आ रहा था, लेकिन किसका वॉल्यूम आ रहा था, सॉरी यहाँ पे वॉल्यूम नहीं आएगा, वॉल्यूम आ रहा था लेकिन किसका आ रहा था, सॉल्यूशन का ना। लेकिन मोलैरिटी में जो नीचे आता है ना वो मास आता है, और मास भी किसका, सॉल्वेंट का। पहली बार अगर सुन रहे होंगे तो भाई क्या पता आपको समझ आया होगा कि नहीं आया होगा, लेकिन मैं तो मान के चलता हूँ कि शॉर्ट नोट्स देखने वाला बच्चा वही हो सकता है जो कि चैप्टर पढ़ चुका है, ठीक, जो चैप्टर पढ़ चुका है। वैसे भी जो बेसिक चीज़ें हैं, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि बस सिंपल मैंने जो अपना शॉर्ट नोट्स बन, देखो मेरा ही है शॉर्ट नोट्स, तो जो मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखा है सिंपल उसी को पढ़ दे रहा हूँ। जितना चीज़ें मुझे यहाँ पे बतानी है, एक्स्ट्रा चीज़ें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, और मैं सेम ऐसे ही करवाऊँगा। और यह सीरीज़ अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट में बताओ कि भैया आप इसको कंटिन्यू करो, क्योंकि मैंने तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों का शॉर्ट नोट्स बहुत बेहतर ढंग से बना के रखा हुआ है। तो अगर आपको इससे कुछ बेनिफिट होगा तो कमेंट जरूर करोगे और लाइक करोगे, ताकि थोड़ा सा मुझे भी यहाँ मोटिवेशन मिले कि भाई हाँ इसको आगे कंटिन्यू रखना चाहिए। नहीं तो एक समय के बाद इंसान का जो भी चीज़ें होती हैं वो गिरना स्टार्ट होती है, फिर नहीं कर पाता है। तो आप अगर चाह रहे हैं तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब के लिए मैं नहीं बोलूँगा, वो आपकी मर्जी, ठीक है। चलो देखो मोलैरिटी का फार्मूला डन, ठीक। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट आपका थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, एक पॉइंट आपका बच रहा है, जो कि क्या है, वह जो बच रहा है वह क्या है, जल्दी बताओ, डाइल्यूशन। क्या बच रहा है, डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन के बारे में मुझे जहाँ तक पता है, आपको पता होगा क्या होता है। डाइल्यूशन की जो केस होती है ना, उसमें हम क्या पता करते हैं, यहाँ पे क्या करो, M1V1 को बराबर कर दो M2V2। अब यहाँ पे M क्या है, M आपका देखो स्मॉल m को हम बोलते हैं, स्मॉल m को बोलते हैं मोलैलिटी। क्या बोलते हैं, मोलल, मोलल। कैपिटल M अगर हो तो वो होता है मोलरिटी, मोलर, ध्यान देना इस बात को, मोलर। तो यहाँ पे क्या है, कैपिटल M चाहे स्मॉल m दोनों को मारो तो इसका जो बराबर, इसका जो रेशियो होता है डाइल्यूशन में क्या होता है, बराबर होता है। अगली स्लाइड पे आते हैं। अगली स्लाइड पे हम देखेंगे मिक्सिंग की केस, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करोगे, मिक्सिंग की केस देखोगे। चलो देखते हैं मिक्सिंग में क्या होता है। अगर हमें मोलरिटी मिक्सिंग अगर बताना है तो उसका फार्मूला जो निकल के आता है वह होता है आपका M1V1, ठीक। वह क्या होता है आपका M1V1, M1V1 बराबर किसको, M1V1 प्लस M2V2 अपॉन में V मिक्स, ठीक है ना, मिक्सर का वॉल्यूम। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट जो है वह है आपका क्या, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम डिनोट करते हैं एक सिंबल से, इस प्रकार का होता है, जिसको साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, काई, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, काई। तो जो मोल फ्रैक्शन होता है ना, पहले इसकी डिफिनीशन समझो। कोई एक हमारा मान लो, कोई भी एक हमारा मान लो सिस्टम है जहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होंगे। जैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होंगे, मैं यहाँ पे बनाता हूँ। जैसे देखो मान लो हमारे पास एक ये क्या है, हमने ले लिया एक हमने ले लिया एक सिस्टम जिसमें हमने ए और बी मिलाया। ए और बी पता क्या, एक इसमें सॉल्वेंट है, दूसरा क्या है, सॉल्यूट है, दोनों को मिलाया। लेकिन हमें इस सिस्टम में ए का मोल फ्रैक्शन बताना है। तो अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बताना है ना भाई, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बताना है तो आप क्या करो, ए का जो मोल होगा उसको कर दो ऊपर, ए के मोल को कर दो ऊपर। टोटल में करोगे, टोटल में क्या नीचे क्या करोगे, टोटल मोल किसका, ए का भी मोल करो और एन बी का भी मोल करो। नीचे होता है आपका टोटल मोल, ऊपर होता है आपका जिसका मोल आपको फाइंड करना है। साथ में एक रिलेशन यहाँ पे और ध्यान देना है, वो क्या होता है, काई ए प्लस काई बी इक्वल टू 1 होता है, ठीक है ना। सीधे याद रखोगे, इससे फायदा क्या होगा, आपने कैलकुलेट करके काई ए तो निकाल लिया, काई बी के लिए आप फिर नहीं वैसे कैलकुलेट करोगे जैसे हमने ऐसे करके निकाला। तो काई बी के लिए सिंपल क्या कर देना कि यहाँ से काई बी निकालना है तो 1 माइनस काई बी कर देना, काई ए कर देना। जितना भी आप काई ए निकाले उसको एक में से माइनस कर देना, तो काई बी ऑटोमेटिक आ जाता है। यह भी एक आपका प्रोसेस है, लेकिन मैं तो यहाँ पे शॉर्ट नोट्स बता रहा हूँ, तो सिंपल आपको याद ही रखना है। तो मोल फ्रैक्शन को मैं दोबारा बताऊँ क्या, देखो जो आपका मोल फ्रैक्शन होता है भाई, शुरू से रेडी हो जाओ सुनने के लिए। जो मोल फ्रैक्शन आपका होता है ना, मोल फ्रैक्शन में आपको क्या करना होता है कि जिसका भी आपको मोल बताना है, जिसका भी आपको मोल फ्रैक्शन बताना है उसको आप ऊपर रखते हो, उसको आप ऊपर रखते हो, नीचे क्या करते हो, टोटल मोल। तो यह हो गया आपका मोल फ्रैक्शन। यह रिलेशन आपको एक ध्यान देना है। नेक्स्ट जो आपका आएगा वह होता है आपका मास फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन की जैसे ही आपका क्या है, मास फ्रैक्शन भी है, तो यहाँ पे कुछ बताना नहीं है मुझे। 10th है जो आपका वॉल्यूम फ्रैक्शन, सेम मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, वॉल्यूम फ्रैक्शन, तीनों फार्मूला आपके सेम ही है। 11th वाला जो है पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन वही होता है। जैसे मान लो हमें ए का बताना है, जैसे एक बात ध्यान दो, ए और बी को हमने क्या समझ लिया है, ए और बी को हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट मान लिया, वहाँ से पीछे आप समझते आओ। तो ए
ठीक है, बताना है। तो वेट रखोगे आप ए का अपॉन में टोटल वेट रखोगे, इंटू क्या कर दोगे 10⁶ से मल्टीप्लाई। यह क्या है भाई, 1 मिलियन जो होता है वह होता है 10⁶ के बराबर, इसलिए हम यहाँ पे क्या किए 10⁶ से मल्टीप्लाई। पार्ट पर बिलियन सेम वही फार्मूला, यहाँ पे 10⁹ से मल्टीप्लाई करोगे। क्यों, क्योंकि 1 बिलियन जो होता है 10⁹ के बराबर होता है। अब देखो यह जो पॉइंट आ रहा है ना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्या, इंटर रिलेशन। इंटर रिलेशन जो होता है ना, क्वेश्चन यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। कभी क्वेश्चन होगा आपको स्ट्रेंथ में और मोलरिटी में रिलेशन पूछ देंगे, किसमें, स्ट्रेंथ में और मोलरिटी में। तो उसका जो फॉर्मूला होता है वह होता है स्ट्रेंथ इक्वल टू कैपिटल एम इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्या होता है, स्ट्रेंथ का रिलेशन होता है आपका मोलरिटी से, स्ट्रेंथ इक्वल टू मोलरिटी इंटू मोलर मास किसका, सॉल्यूट का। दूसरा रिलेशन आपको क्या ध्यान देना है कि मोलैलिटी में और मोल फ्रैक्शन का रिलेशन, किसका, मोलैलिटी और किसका, मोल फ्रैक्शन। तो मोलैलिटी इक्वल टू होता है काई सॉल्यूट अपॉन में काई सॉल्वेंट इनटू 1000 अपॉन में एम, यहाँ पे एम क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है ना, यहाँ पे लिख लेना कैपिटल एम का है यहाँ पे, मास ऑफ सॉल्वेंट। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। थर्ड पॉइंट क्या ध्यान देना है कि रिलेशन बिटवीन द मोलैरिटी, मास फ्रैक्शन, मास परसेंटेज, सॉल्यूशन और डेंसिटी में। देखो बहुत ज़बरदस्त रिलेशन है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसमें बताना है, मोलैरिटी में, मास परसेंटेज में और डेंसिटी में। तो वह होता है 10xd अपॉन में m सॉल्यूट। देखो यहाँ पे 10 क्या है भाई, सिंपल, ये रिलेशन निकाला गया है। तो अब मत सोचना भैया यहाँ पे 10 कैसे आ गया, रिलेशन निकाला गया है 10। x यहाँ पे क्या है, x यहाँ पे है भाई परसेंटेज मास परसेंटेज, x क्या है मैं यहाँ पे लिखता हूँ, x है परसेंटेज मास, d आपका है डेंसिटी, नीचे m क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट। अगला रिलेशन जो कि सबसे बड़ा आपको देखने में लग रहा होगा, किसमें, मोलरिटी भी इसमें आएगी, मोलैलिटी भी आएगी और डेंसिटी भी आएगी। देखो यह रिलेशन तो आपको याद ही रखना है, कुछ भी करेंगे। एनसीईआरटी अगर आप करोगे तो एक्सरसाइज में बहुत सारे इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। मोल कॉन्सेप्ट में तो जो क्लास 11 था मोल कॉन्सेप्ट किया होगा तो वहाँ पर भी मिले होंगे देखने को आपको। तो यहाँ पे स्मॉल m मतलब कि मोलैलिटी इक्वल टू 1000 इंटू द मोलैरिटी अपॉन में 1000 d माइनस मोलैरिटी इंटू m मतलब मास ऑफ सॉल्यूट। अच्छा यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको, अगर यह शॉर्ट नोट्स जो यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ आपको अगर चाहिए, ठीक, आपको अगर चाहिए शॉर्ट नोट्स तो आप क्या करो, नीचे कमेंट करो, या तो मैं कमेंट में ही इसकी पीडीएफ को मैं कर दे रहा हूँ, और नहीं तो आप क्या कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में जाओ, टेलीग्राम की लिंक है वहाँ पे ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं अपलोड कर दूँगा। ऑलरेडी वहाँ पे 1200-1300 लोग जुड़े हुए हैं जो कि नीट के मेरे बैकग्राउंड के वहाँ पे हैं। तो उनको मैं क्या करता हूँ ना भाई, हम साथ ही स्टडी करते हैं, ठीक, तो वहाँ पे भी आप जुड़ सकते हो। और अगर अच्छा परफॉर्मेंस रहा, मतलब लोग अगर बोर्ड वाले जुड़ेंगे ज़्यादा, तो मैं बोर्ड का एक अलग से ग्रुप बना दूंगा और आप लोग जो हमारे साथ आओगे उसी में से किसी को एडमिन बना देंगे, आप बताओगे, क्योंकि मैं दोनों मैनेज नहीं कर पाऊँगा, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर भी अच्छे से हो नहीं पाता। तो नेक्स्ट साइड पे आते हैं, थर्ड वाले पे। अब देखो अगला पार्ट जो पढ़ना होता है वह पढ़ना होता है हमको सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी को पढ़ना होता है, देखो यहाँ पे ध्यान से सॉल्युबिलिटी को देखते हैं। सॉल्युबिलिटी जो होती है ना, 3 चीज़ें पढ़ना है, लिक्विड इन, सॉलिड इन लिक्विड। तो देखो सॉलिड इन लिक्विड लिखा है ना, इसका क्या मतलब हो रहा है, सॉलिड इन लिक्विड मतलब कि लिक्विड में क्या है, सॉलिड, और जो ज़्यादा होता है उसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। तो यहाँ पे लिक्विड क्या होगा आपका, सॉल्वेंट, और सॉलिड क्या होगा आपका, सॉल्यूट। तो सबसे पहले फैक्टर जिस पे डिपेंड करता है सॉलिड इन लिक्विड, तो पहला आपका जो है वह है नेचर ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का नेचर कैसे उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के नेचर भी डिपेंड करेगा। तीसरा जो आपको इंपॉर्टेंट ध्यान देना है कि यह टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, लेकिन टेम्परेचर कैसा है, इंडोथर्मिक या एक्जोथर्मिक। अगर इंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। अगर एक्जोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इंडोथर्मिक और एक्जोथर्मिक के बारे में आई होप आप जानते होगे, नहीं जानते मैं बता देता हूँ। इंडोथर्मिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमें एनर्जी देनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, एनर्जी हमें देनी पड़ती है, ठीक ना, तो उसको बोलते हैं इंडोथर्मिक प्रोसेस। अगर किसी भी प्रोसेस से एनर्जी रिलीज हो रही है तो बोलते हैं उसको एक्सोथर्मिक प्रोसेस। लास्ट पॉइंट इस पे डिपेंड करता है, प्रेशर बोलते हैं। तो सॉलिड इन लिक्विड में प्रेशर का कोई सा भी इफेक्ट नहीं होता। नेक्स्ट पढ़ना हमको गैस इन लिक्विड, तो यहाँ पे गैस सॉल्यूट है, लिक्विड सॉल्वेंट है।
फैक्टर देखो क्रिटिकल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस भी बढ़ेगी। टेम्परेचर की बात करें तो सॉलिबिलिटी जो होती है, टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो सॉलिबिलिटी कम होगी, क्योंकि गैस इन लिक्विड का रिलेशन टेम्परेचर के साथ इनवर्स का होता है। और गैस इन लिक्विड के ही कंडीशन में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं क्या, हेनरीज लॉ को। और हेनरी लॉ में कौन सा है, प्रेशर को पढ़ते हैं। तो हेनरी लॉ जो है आपका, वह क्या बताता है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। तो सिंपल मिल गया रिलेशन, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। अब यहाँ पे हम डायरेक्टली का साइन हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, इस कांस्टेंट को बोलते हैं हम KH। और KH होता क्या है, इसका नाम होता है हेनरी कांस्टेंट। X क्या है यहाँ पे, जिसको मैंने बोला था ना काई, एक्स यही क्या आपका मोल फ्रैक्शन। तो यह हो गया आपका हेनरी का जबरदस्त वाला फॉर्मूला। यहाँ से क्या समझ आया, कि एच बढ़ाओगे तो लिक्विड की जो सॉल्युबिलिटी होगी वो डिक्रीज करेगी। क्यों, क्योंकि पूरी वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर इसको बढ़ाओगे तो इसको घटना पड़ेगा ताकि प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट। अब बात करते हैं हम इसकी यहाँ पे एप्लीकेशन की बात करते हैं, हेनरीज की एप्लीकेशन की बात करते हैं। तो पहला एप्लीकेशन जो है, कार्बोनेट ड्रिंक्स आर पैक्ड एट हाई प्रेशर। कार्बोनेटेड ड्रिंक जो होती है उसको हम हाई प्रेशर पे क्या करते हैं, पैक करते हैं। हाई एल्टीट्यूड पे जाने के बाद हमें एक बीमारी देखने को मिलती है, इसको हम एनोक्सिया बोलते हैं। सी ड्राइवर्स जो होते हैं वो अपने बेंड करता, क्या होता है, बेंड टू अवॉइड, मतलब उनके अंदर ठीक है ना, एक चीज़ होती है जो कि हीलियम गैस की सॉल्युबिलिटी जो होती है उनका ब्लड में बहुत लो हो जाती है, ठीक। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, तो वहाँ पर भी सी ड्राइवर भी इसका यूज करते हैं। यहाँ तक क्लियर। अब देखो हेनरीज की कुछ लिमिटेशन भी हैं, ठीक, हेनरीज की लिमिटेशन भी हैं। सबसे पहला, गैस लिक्विड ठीक के लिए वेरीफाइड नहीं है। टेम्परेचर वेरी लो टेम्परेचर है तब भी यह काम नहीं करता है। प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो तब भी यह काम नहीं करता। हेनरीज लॉ के अगर हिसाब से मैं एक ग्राफ प्लॉट करूं, तो अगर P में और X में ग्राफ प्लॉट करूं तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, तो Y इक्वल टू mx प्लस C का ग्राफ बन रहा है। इस ग्राफ को बनने से समझ आ गया कि भाई ग्राफ कैसा होगा आपका, स्ट्रेट लाइन हो। यहाँ तक कोई दिक्कत। देखो हमने दो पढ़ा सॉल्युबिलिटी में, पहला तो पढ़ा लिक्विड इन सॉलिड इन लिक्विड, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा हमने पढ़ा क्या, गैस इन लिक्विड, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड जो पढ़ेंगे लिक्विड इन लिक्विड को पढ़ने के लिए हमें वोलेटाइल लिक्विड होना चाहिए और नॉन वोलेटाइल लिक्विड होना चाहिए। तो एक और लॉ हमारे सामने आता है, उसको हम बोलते हैं राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ के लिए आगे आते हैं, ठीक। राउल्ट्स लॉ क्या, वो भाई क्या पढ़ते हैं यहाँ पे, इन्होंने बोला कि अगर हमारे पास कोई एक हमारा पास सिस्टम है, दो चीजें ए और बी, तो वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट्स ऑफ सोल्यूशन, मतलब किसमें आप ए का प्रेशर बताओ वेपर प्रेशर या बी का वेपर प्रेशर निकालो, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि अगर आप इसमें से ए का प्रेशर निकालोगे तो ए का ही ए मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो क्या समझ आया यहाँ पे, जब यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो पी एक क्या आएगा, यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, वो क्या होता है पी नोट ए इंटू का ए, या क्या है आपका एक कांस्टेंट, ठीक। यहाँ से एक ग्राफ आपका बनता है, इस ग्राफ को आपको सीधे ध्यान देना है, इस ग्राफ को आपको सीधे का सीधे ध्यान देना है। ये ग्राफ है क्या, क्या कह रहा है, देखो यहाँ यह आपका इधर क्या है, एक मिनट, यह ग्राफ जो आपको दिखाई दे रहा है, इधर आपका प्रेशर बढ़ रहा है, इधर आपका मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, यह आपकी ओरिजिन होगी। तो जैसे जैसे आपका मोल फ्रैक्शन पहले 0 था, यहाँ पे +1 था, तो धीरे धीरे ग्राफ आपका कैसा होगा, ठीक है भाई। यहाँ पे आपका पी नोट ये आएगा। जैसे यहाँ पे पहुंचेंगे, अगर यहाँ पहले 0 था तो ऐसा ग्राफ बना, इसको जब हम 1 करेंगे ना, 1 वाली केस में, तो यह होगा 0, यह होगा 0, तो ग्राफ आपको कुछ ऐसा बना। सिंपल भाई याद रखो, यहाँ पे तो एक कॉन्सेप्ट है, मैं चाहूंगा तो आपको समझा सकता हूँ लेकिन बहुत टाइम लेगा। सिंपल आप ग्राफ ही याद रखो, यहाँ पे एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स यूज, तो आप इसको इस ग्राफ को याद रखो। अब यहाँ से वाई ए और वाई बी में एक लेसन आता है। वाई ए और वाई बी क्या है, वाई ए जो है यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है इन वेपर फेज, किसमें वेपर फेज में अगर बताना है तो भाई तो पी ए अपॉन में पी टोटल कर दो, वाई बी जो हो गया आपका पी बी अपॉन में पी टोटल कर दो, ठीक। यह 3 फार्मूले जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। पी टोटल जो होता है पी नोट ए काई ए प्लस पी नोट बी काई बी के बराबर होता है। पी नोट अब देख लेते हैं कौन है क्या है। देखो ये तो समझ आ रहा है ना कि टोटल प्रेशर है। पी नोट ए क्या है भाई, पी नोट ए क्या है, पार्शियल प्रेशर है, लेकिन कब, यह है पार्शियल प्रेशर, लेकिन कब, यह है पार्शियल प्रेशर कब, प्योर फॉर्म में, प्योर। काई नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है, ये काई नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ बी का है। तो 3 रिलेशन यहाँ से आपको सीधे ध्यान देना है, तीनों का तीनों क्वेश्चन इस पे है। आगे आओ, आगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन की बात करेंगे। आइडियल में किसे बोलेंगे, जो कि राउल्ट्स लॉ को ओबे करेगा। नॉन आइडियल किसे बोलोगे, जो इसको ओबे नहीं करेगा, ठीक। अब यहाँ से यह रिलेशन समझ लो, इसमें ग्राफ देखो, आइडियल में ऐसा ग्राफ बनता है सिंपल जो था, नॉन आइडियल में ग्राफ ऐसे कुछ ऊपर, जैसे पहले ग्राफ ऐसा होना चाहिए था, ऐसा सिंपल, लेकिन इसमें कुछ ऐसे उठ जाता है, ठीक, ग्राफ ऐसा बनता है।
तो इसको आप ध्यान ही देना क्योंकि शॉर्ट नोट्स है ना भाई। ये सब रिलेशन आप देख लो, ये सब रिलेशन आप स्क्रीनशॉट मार लेना कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं समझाऊंगा तो समझ नहीं पाओगे, ठीक है ना। इसलिए इसको आप याद ही करो कि अगर आइडियल सोल्यूशन है तो डेल्टा एच मिक्स 0 होता है, डेल्टा वी मिक्स 0 होता है, डेल्टा एस ज़्यादा होता है 0 से, डेल्टा जी मिक्स कम होता है, ऑलवेज निगेटिव होगा, ठीक। फिर इसका उल्टा सारी चीज़ एग्जाम्पल देखो इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। बेंजीन और क्या आपका यह दिख रहा है आपका CH3 के ऊपर लगा था, क्या बोलते हैं इसको, टालुइन, ठीक। तो यह दोनों एग्जाम्पल मिल गए, ठीक। C6H14 716 ये सारे एग्जाम्पल आपको सीधे ध्यान देना है। आगे देखो नॉन आइडियल सोल्यूशन जो होता है आगे दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, निगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव करेगा तो ग्राफ देखो ऐसे ऊपर जाएगा, पॉजिटिव मतलब होता है ऊपर जाना, निगेटिव वाले ग्राफ में नीचे आएगा, ठीक। निगेटिव वाले ग्राफ में ऊपर आएगा। उसके अलावा आपको क्या ध्यान देना है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं ध्यान देना है। एक एजियोट्रॉप्स के बारे में जानते हैं। एजियोट्रॉप जो होता है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, एजियोट्रॉप्स अगर है तो उसको निगेटिव डेविएशन बोलेंगे जो कि राउल्ट लॉ के द्वारा ही आएगा। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स, ठीक है ना, ये पॉजिटिव डेविएशन होता है, कहाँ से आता है, फ्रॉम राउल्ट लॉ से। तो ठीक है, ये बातें आप खुद से देख लेना, कुछ यहाँ पे है नहीं। जो इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया कि जहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं होगा वहाँ पे मैं रोक रहा हूँ। ऐसा मत बोलना कि भाई बता क्यों नहीं रहे हो, क्योंकि ये चीज़ें जो है आपको सीधे याद ही रखनी है अगर आप डिटेल क्लास में नहीं पढ़े हो। और अगर मान लो अभी अगर समय है आपके पास, क्योंकि एग्जाम मेन एग्जाम को तो बहुत दिन है, बस मिड टर्म वाला एग्जाम आपका आ रहा है ना, तो आप कमेंट करके बोलना कि भाई आप इसको करवा दो, तो मैं अपने नोट से करवा दूंगा। और मेरे नोट्स में बहुत बेहतर ढंग से है, ऐसा नहीं बोलूंगा मैं पढ़ा दूंगा, मैं ये बोलूंगा मेरा नोट्स इतना बेहतर है कि मैं अपने नोट्स को आपको समझा दूंगा, ठीक है ना। आगे देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो कि लास्ट सेक्शन इसका आता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किससे बोलते हैं, इट डिपेंड्स ओनली ऑफ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करती है। 4 टाइप की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। एक होती है RLVP, RLVP एक फार्मूला ये होता है P नॉट इनिशियल माइनस पी इनिशियल माइनस पी आई इक्वल टू x2। सारी चीज़ आप जानते हो क्या है। प्रेशर आप प्योर का है इनिशियल फॉर्म में, प्रेशर आप इनिशियल में है, प्रेशर आप इक्वल टू Chi2 क्या है आपका, मोल फ्रैक्शन आप Chi, ठीक। तो ये फार्मूला आपका हो गया। स्पेशल केस का ये एक फार्मूला है, डेल्टा पी इक्वल टू पी इनिशियल इक्वल टू पी नॉट माइनस पी इनिशियल अपन में पी नॉट इक्वल टू N2 अपन में N2। स्पेशल केस का फार्मूला सीधे आपको ध्यान देना है इसको। दूसरा जो आपको पढ़ना है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टीबी से डिनोट करते हैं, जो कि बराबर होता है डेल्टा टीबी इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ से डिनोट करते हैं, डेल्टा टीएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी। इजी है। लास्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई इक्वल टू CRT होता है, पाई इक्वल टू CR, ठीक। नेक्स्ट स्लाइड में देखना है हमको वान हाउ फैक्टर। वान हाउ फैक्टर जो वैलिड फॉर द इलेक्ट्रोलाइट कब, जब स्ट्रॉन्ग हो के लिए एक होती है। आई अगर हमें फाइंड करनी है तो ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आप वन में क्या कर दो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो कैलकुलेट आपने किया है, या तो यह फार्मूला अगर मान लो कहीं पे वैलिड नहीं हो रहा है तो आप आई इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन अपन में नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन करके निकाल सकते हो। इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग किसे बोलते हैं, जो 100% अपने आयनाइज में डिजोल्व हो जाए। अगर नहीं होता है कोई 100% तो उसको बोलते हैं वीक। वीक होने के दो केस है, एसोसिएशन और डिसोसिएशन। एसोसिएशन का फॉर्मूला आप यह लगाओगे 1i इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू लेमडा अल्फा आई। अगर एसोसिएशन का केस है तो i इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई n माइनस 1 लेमडा अल्फा। तो यह फार्मूले थे आपके, सारे हमने कवर कर दिए। आपको अगर पीछे दिखा देता हूँ, सब कुछ आपका कवर है भाई। पूरा आपका एनसीईआरटी का कंटेंट हमने इसमें कवर किया है, कुछ नहीं बचा है। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना इसमें से गेन कर लेते हो। और एग्जाम टाइम में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और साथ जुड़ा रहने के लिए हमने जो आप पीछे आपको बोल दिया कर लीजिए, ठीक है ना। धन्यवाद।